नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 55 हल करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही शानदार 25 प्रश्न आपको रीट एग्ज़ाम 2022 जो कि आपके जुलाई में है उसके लिए देखने को मिलेंगे। साथियों, तो पूरे 25 प्रश्नों को देख करके जाना और टारगेट रहेगा अपना 20 प्रश्नों को सही करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, भाषा नहीं है अर्जित संपत्ति, विचारों का संप्रेषण, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका पहले प्रश्न में सही रहेगा। साथियों देखिए, भाषा नहीं है ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो भाषा अर्जित संपत्ति है। विचारों का संप्रेषण भी इसमें होता है, हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से संप्रेषित करते हैं, लेकिन उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति भाषा नहीं होती है साथियों, बल्कि इसको अर्जित किया जाता है। तो विकल्प आपके जो 3 हैं ये भाषा के संबंध में गलत है, तो तीसरा विकल्प आपके पहला प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 2 है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अर्थ है आगमन व निगमन विधि का एक साथ प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार की तकनीकी का भाषा शिक्षण में प्रयोग करना, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण कराना और अलग अलग सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। यहाँ पर भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अर्थ किससे लिया जाएगा। तो दूसरे प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है साथियों, बहुमुखी प्रयास का मतलब होता है अलग अलग जो विषय हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनके शिक्षण में यदि भाषा पर बल दिया जाता है तो वही भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास कहलाता है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेंगे, प्रारंभिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि और इनमें से सभी। तो देखो, प्रारंभिक स्तर पर बात की जा रही है साथियों। प्रारंभिक स्तर पर व्याख्यान विधि उपयोगी नहीं मानी जाती है, चाहे कोई सा भी शिक्षण का प्रकार हो, चाहे रचना शिक्षण हो या अन्य कोई शिक्षण का प्रकार हो। तो सभी वाला भी गलत हो जाता है। अब प्रवचन विधि या अनुकरण विधि में से आपका एक सही उत्तर होगा। तो तीसरे प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है साथियों, प्रारंभिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए जो विधि उपयुक्त मानी जाती है वो है आपके अनुकरण विधि। थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 है, बालकों में सर्वांगीण विकास हेतु क्या उपयोगी है। कक्षा में छात्रों को शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाए, छात्र व्याकरण के ज्ञान में पारंगत होने चाहिए, कक्षा में सिर्फ शैक्षिक क्रियाओं पर ही ध्यान दिया जाए और कक्षा शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपका चौथे प्रश्न में सही उत्तर होगा साथियों। देखो, सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है और सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है, कैसे सर्वांगीण विकास हेतु क्या उपयोग है। सर्वांगीण विकास मतलब शिक्षा के साथ साथ बालक का जो शैक्षिक क्षेत्र है उसके साथ साथ बालक के अन्य क्षेत्रों का भी विकास होना, वो कहलाता है सर्वांगीण विकास। तो साथियों, सर्वांगीण विकास हेतु व्याकरण के ज्ञान में पारंगत होना चाहिए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि व्याकरण का ज्ञान जिसको है क्या उसका सर्वांगीण विकास हो चुका है? जी नहीं। फिर छात्रों को शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाए, हो सकता है। कक्षा में सिर्फ शैक्षिक क्रियाओं पर ही ध्यान दिया जाए, जी नहीं। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, कक्षा शिक्षण के साथ यदि सहगामी क्रियाएं बच्चों को करवाते हैं तो इससे सर्वांगीण विकास संभव है साथियों। विकल्प आपके 4 प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर और अवलोकन। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपका 5वें प्रश्न में सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जा रहा है, भाषा के प्रति रुचि में विकास करना है साथियों। तो 5वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर आता है, देखो भाषण और साक्षात्कार तो आपका आंसर नहीं होगा साथियों। यहाँ पर भाषा के प्रति रुचि के विकास में जो प्रणाली सबसे अहम भूमिका निभाती है वो है साथियों अवलोकन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? अवलोकन। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे तो 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। मौन पठन के विषय में धारणा है कि, क्या धारणा है मौन पठन के विषय में? कि इससे उच्चारण संबंधी अशुद्धियां दूर हो जाती है, इससे पठन की गति सामान्य हो जाती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है और इससे एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 6 में सही रहेगा। मौन पठन के विषय में जो धारणा है वो आपको देखनी है 6ठे प्रश्न में। तो देखो पहला विकल्प कह रहा है कि उच्चारण संबंधी अशुद्धियां दूर हो जाती है, बिल्कुल ही गलत है ये। क्यों है? क्योंकि मौन पठन में तो उच्चारण किया ही नहीं जाता है, तो फिर अशुद्धियां कैसे दूर होगी? तो ये आपका आंसर नहीं है। पठन की गति सामान्य हो जाती है, जी नहीं, पठन की गति इससे बढ़ जाती है। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, जी नहीं, इसे अनुकरण वाचन के बाद किया जाता है। और इससे एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, जी हाँ, प्रश्न नंबर 6 में चौथा ही विकल्प सही है। मौन पठन के विषय में क्या धारणा है? किससे हम जब मौन पठन करते हैं तो हम एकाग्रचित होकर पढ़ने का हमको अभ्यास में होता है साथियों। फोर्थ विकल्प 6ठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न है, भाषा के ग्रहयात्मक कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना। तो साथियों भाषा के ग्रहयात्मक का मतलब वह कौशल जिनके माध्यम से हम भाषा को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भाषा को ग्रहण करते हैं साथियों। और एक होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसके माध्यम से हम भाषा को व्यक्त करते हैं। तो देखो ग्रहण कैसे कैसे करते हैं, एक तो सुनकर ग्रहण करते हैं, कैसे? सुनकर ग्रहण करते हैं, और एक हम पढ़कर ग्रहण करते हैं साथियों। तो सुनना और पढ़ना किस विकल्प में दे रखा है? दूसरे विकल्प में दे रखा है। ये दोनों ही क्या है? भाषा के ग्रहयात्मक कौशलों में आते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों को कुछ शब्द लिखवा रहे हैं, उनमें से कुछ बालक लेखन में अशुद्धियां कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, व्यक्तिगत उच्चारण उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, या सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण करेंगे? तो बताओ प्रश्न नंबर 8 में। अब यहाँ पर आप देखो, हम तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि आप टीचर बन चुके हो साथियों। आप बच्चों को कुछ शब्द लिखवा रहे हो, लेकिन कुछ बालक लिखने में क्या कर रहे हैं? अशुद्धियां कर रहे हैं। तो अब आप इनमें से कौन से विकल्प को अपनाओगे? प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? तो देखो कुछ बालक अशुद्धियां कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत क्यों करेंगे? सामूहिक करेंगे। हम उनका सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण करेंगे साथियों। क्या करेंगे? सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ पर चौथा विकल्प सही, मतलब सभी बच्चों का एक साथ सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, और उसके बाद में अगर फिर भी कोई अशुद्ध लिखता है तो व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है, और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर होगा। जो ब्लूम की पाठ योजना है ये किस पर आधारित है? प्रश्न संख्या 9 में आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर है ब्लूम की पाठ योजना साथियों उद्देश्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है? उद्देश्यों पर इनकी पाठ योजना आधारित है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा अच्छी तरह से, ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक निःशुल्क पहुंच जाएगा, और पूर्णतः निःशुल्क इन टेस्टों को आप कर सकते हो। तो चलिए 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, उत्प्रेरक प्रेरक से क्या तात्पर्य है? पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, और उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इनमें से किस विकल्प में उत्प्रेरक प्रेरक का सही अर्थ दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है साथियों? तो राइट आंसर देख लेते हैं। उत्प्रेरक प्रेरक का मतलब प्रस्तावना से लिया जाता है। किससे लिया जाता है साथियों? प्रस्तावना से। जो हम पाठ योजना के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें एक अपना एक टॉपिक आता है प्रस्तावना वाला, एक चरण आता है पाठ योजना का, प्रस्तावना का, जिसमें साथियों बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित प्रश्न हम बच्चों से पूछते हैं। तो यहाँ थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर।
तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, 11वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, श्रुतलेख में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास होता है? लेखन कौशल का, वाचन कौशल का, श्रवण कौशल का, उच्चारण कौशल का। तो 11वें प्रश्न को थोड़ा समझोगे तो आंसर बिल्कुल इसका सही दे सकते हो साथियों, लेकिन थोड़ा समझना इस चीज को। तो 11वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखिए प्रश्न संख्या 11 में जो आपके सही उत्तर है साथियों वो है तीसरा विकल्प। श्रुतलेख विधि में सर्वप्रथम श्रवण कौशल का विकास होता है, क्योंकि श्रुतलेख में क्या किया जाता है? सुनकर लिखने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? सुनकर लिखने का कार्य इसमें किया जाता है। अब सुनकर लिख रहे हैं मतलब पहले क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं, तो मतलब पहले कौन सा कौशल विकसित हो रहा है साथियों? श्रवण कौशल विकसित हो रहा है, और उसके बाद में लेखन कौशल। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। बालक के सर्वांगीण विकास की जांच करने की उपयुक्त विधि मानी जाती है किसको? परीक्षण को, मूल्यांकन को, मापन को, और इनमें से सभी। तो 12वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। बालक का सर्वांगीण विकास की यदि हमको जांच करना है तो जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है वह विधि कौन सी है साथियों? तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। देखो मापन का क्षेत्र छोटा होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र बड़ा होता है, विस्तृत होता है मतलब। अब यहाँ पर साथियों सर्वांगीण विकास की जांच करने के लिए मूल्यांकन को ही उपयुक्त माना जाता है। किसको उपयुक्त माना जाता है? मूल्यांकन को। तो विकल्प आपके जो 2 है प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी का छात्र संबंधित व्यक्तिगत कारण है? जलवायु, कलम, शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण, और छात्र का दृष्टि दोष। तो देखो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्या कई बार पूछे भी जा चुके हैं ऐसे प्रश्न साथियों। तो अशुद्ध वर्तनी लिख रहा है कोई छात्र, अब वहां पर छात्र से संबंधित कारक पूछा है कि भाई एक तो कक्षा से संबंधित हो सकता है, अध्यापक से संबंधित हो सकता है, विद्यालय से संबंधित हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है छात्र से संबंधित। तो देखो जलवायु छात्र से संबंधित कारक नहीं है, ना ही कलम साथियों, बल्कि यहाँ पर शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण तो शिक्षक संबंधी कारक है। कौन सा कारक है ये? शिक्षक से संबंधित कारक है। लेकिन छात्र का जो दृष्टि दोष है ये छात्र संबंधित व्यक्तिगत कारणों में आता है। किन में आता है? छात्र संबंधित व्यक्तिगत कारणों में, क्योंकि उसको अगर कम दिखाई देता है साथियों तो यहाँ पर वो अशुद्ध लिख सकता है, क्योंकि उसको दिखिए अशुद्ध रहा है। तो इस प्रकार यहाँ चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, एक अच्छी परीक्षा में आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है एक अच्छी परीक्षा में? तो परीक्षा शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित हो, परीक्षा में अंक बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाए, परीक्षा जिला स्तर पर ही हो, और परीक्षा में प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से निर्मित हो। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर बताओ। अब इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो एक अच्छी परीक्षा जो होती है वो शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित होती है, मतलब जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनका मूल्यांकन करने वाली वो परीक्षा होती है साथियों। तो ये तो बिल्कुल आवश्यक है। परीक्षा में अंक बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाए, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भेदभाव अगर करेंगे तो अंक जो अपने जो चहीते स्टूडेंट होते हैं, प्री स्टूडेंट होते हैं साथियों, तो उनको ज़्यादा देंगे, और जो बहुत सारे कुछ बच्चे हमको यूँ मान सकते हो आप कि भाई अच्छे नहीं लगते एक तरह से, तो उनको अंक कम देंगे। तो ऐसी चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा जिला स्तर पर ही हो, बिल्कुल यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि एक अच्छी परीक्षा में ये आवश्यक नहीं माना जाता है कि परीक्षा जिला स्तर पर ही हो। परीक्षा स्कूल में भी होती है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात की ओर होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना चाहिए, कठिन से सरल की ओर होना चाहिए, और नियम से उदाहरण की ओर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु होती है साथियों, ये सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। यहाँ पर कठिन से सरल दे रखा है तो ये गलत हो जाता है। फिर इसके बाद में नियम से उदाहरण की ओर नहीं, उदाहरण से नियम की ओर जाना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया? गलत होगा साथियों। अब यहाँ पर आपके 15वां जो प्रश्न है इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन ही मतलब पूरा गलत लग रहा है।
तो हम दूसरा विकल्प सही करेंगे, क्योंकि 3 विकल्प तो पूर्णतः गलत है साथियों। सेकंड विकल्प पे हम जाएंगे प्रश्न संख्या 15 में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आपके 16वां प्रश्न देख लेंगे। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक है। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक पूछा गया है भाषा शिक्षण में। H.C. मॉरिसन है, किलपेट्रिक है, B.S. ब्लूम है और फ्रोबेल है। तो 16वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ, मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक इनमें से कौन है। साथियों, इकाई योजना के प्रवर्तक मॉरिसन है, परियोजना विधि के प्रवर्तक किलपेट्रिक है, फ्रोबेल ने यहाँ पर किंडरगार्टन विधि दी है, और मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है, बेंजामिन ब्लूम या B.S. ब्लूम। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 17वां प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट में आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं साथियों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए 17वें प्रश्न को देखते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 17, लेखन कौशल का मूल्यांकन किस प्रणाली से संभव है। सत्य सत्य परीक्षा, प्रत्यस्मरण परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। तो देखो, लेखन कौशल का यदि आपको मूल्यांकन करना है साथियों, लेखन कौशल मतलब लिखने के कौशल की बात की जा रही है। तो सत्य सत्य में लिखते नहीं है, बल्कि भाई सत्य है असत्य है, इतना ही होता है इसमें। तो इसके माध्यम से आप लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकते। प्रत्यस्मरण परीक्षा में भी लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं हो सकता, ना ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। बल्कि जो निबंधात्मक परीक्षा होती है, जिसमें साथियों बड़े बड़े जो उत्तर होते हैं, अब छात्र बड़े बड़े उत्तर लिख रहा है तो उसके लेखन कौशल भी उसमें आ रहा है। अतः हम निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से लेखन कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भाषा में बिंब का प्रकार नहीं है। हाव बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो बताओ प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। जो भाषा में बिंब का प्रकार नहीं है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 18 में करना है। साथियों, भाव बिंब भी होता है जो हमारे हृदय से संबंधित होता है, विचार बिंब भी होता है जो हमारे मानसिक रूप से संबंधित होता है, श्रुति बिंब भी होता है जो हमारे कानों से संबंधित होता है, लेकिन हाव बिंब नहीं होता है। अतः विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न नंबर 18 में, यही आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 19वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर प्रत्येक अध्यापक सही से शिक्षण नहीं कर पाता है। प्रयोजना विधि, सूत्र विधि, व्याख्यान विधि या ब्रह्मण विधि। अब यहाँ पर नॉर्मली इस प्रश्न का आंसर जो आता है साथियों, वो होता है व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि एक ऐसी विधि है जो इसका प्रयोग सभी अध्यापक सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्ञान होने के बावजूद भी अगर व्याख्यान सही नहीं है तो छात्रों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अतः व्याख्यान विधि के संदर्भ में ऐसा कथन कहा जाता है कि इस विधि का प्रयोग प्रत्येक अध्यापक सही से नहीं कर पाता है। इस विधि का प्रयोग करके सही से शिक्षण नहीं कर पाता है प्रत्येक अध्यापक। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेंगे। यहाँ तीसरा विकल्प आपके सही है। प्रश्न संख्या 20 है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, बहुत सरल हो, बहुत छुट्टियां हो और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप यहां से हटा दीजिए। सबसे अच्छी शिक्षण विधि किसको माना जाता है साथियों, जिसमें बहुत छुट्टियां हो, ये पूर्णतः नेगेटिव है। जो बहुत सरल हो या विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो। तो आपके 20वें प्रश्न में जो सही उत्तर है साथियों, वो रहेगा विकल्प नंबर 1। वह शिक्षण विधि जिसमें छात्रों पर आधारित क्रियाएं यदि अधिक है तो छात्र वहां पर क्रिया के माध्यम से सीखेंगे, मतलब करके सीखेंगे। और जहां पर छात्र करके सीखते हैं साथियों, पूर्णतः एक्टिव रहते हैं, वो ज्ञान स्थायी ग्रहण होता है लंबे समय के लिए। और यहाँ 20वें प्रश्न में तो प्रथम विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपकी 21वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। काल्पनिक चिंतन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 21 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में नहीं आता है। साथियों 21वें प्रश्न में क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों को क्रिया के माध्यम से सिखाया जाए, मतलब करके सीखने के अवसर उनको देना चाहिए। अतः क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत होता है। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत कि जो चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत
यहाँ पर यह भी होता है, लेकिन काल्पनिक चिंतन का सिद्धांत भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में नहीं आता है। अतः 21वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22, यदि किसी परीक्षण में प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक न हो अथवा उत्तर या तो बिल्कुल सही है अथवा बिल्कुल गलत है, ऐसे परीक्षण को कहा जाएगा विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वेद परीक्षण और विषय परक परीक्षण। तो देखो 22वें प्रश्न में कौन सा विकल्प है, अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, प्रश्न को पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद ही आपको इसके सही उत्तर का चुनाव करना है साथियों। तो राइट आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 22 में दूसरा विकल्प सही है साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसका सही उत्तर होगा। कैसे? क्योंकि परीक्षण में प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक नहीं होता है, अथवा उत्तर या तो इसमें बिल्कुल सही होता है या फिर बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सही है थोड़ा गलत, ऐसा नहीं, या तो पूरा सही रहेगा या पूरा गलत रहेगा। तो ऐसे परीक्षण को वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। 22वें में आपके सेकंड विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेंगे। गणित शिक्षण को एक कठिन विषय माना जाता है क्योंकि इसे हर कोई नहीं समझ पाता है। यह एक तार्किक विषय है, यह एक अमूर्त विषय है और इसकी संकल्पनाओं को हल करना कठिन है। तो बताओ गणित शिक्षण को कठिन विषय किस कारण से माना जाता है साथियों? तो देखो इसे हर कोई नहीं समझ पाता, क्या इसी वजह से गणित को कठिन कहते हैं? जी नहीं, तार्किक विषय है, कठिन इसलिए थोड़ी है क्योंकि ये तार्किक विषय है, बल्कि कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक अमूर्त विषय है साथियों। कैसा विषय है? एक अमूर्त विषय है, मूर्त चीजें गणित में नहीं होती है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो आपके 24वां प्रश्न, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था, इकाई योजना की व्यवस्था, दल शिक्षण की व्यवस्था और अभिक्रमित अनुदेशन की व्यवस्था। तो साथियों शिक्षण कौशलों के विकास की बात की जा रही है। शिक्षण कौशल मतलब वह कौशल जिनके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षण कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, वो होते हैं शिक्षण कौशल। और साथियों इसके विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। किसकी? माइक्रो टीचिंग की व्यवस्था की जाती है। तो विकल्प 1 आपके 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करना नहीं भूले साथियों। तो आपके 25वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर माइक्रो टीचिंग प्रथम विकल्प आपके सही है। चलिए 25वां प्रश्न, क्षेत्राटन विधि का गुण नहीं है तो विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना या फिर विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना और समय की बचत करना। तो जो क्षेत्राटन विधि का गुण नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 25 में करना है साथियों। क्षेत्राटन विधि मतलब जिसको भ्रमण विधि भी कहा जाता है, इससे विद्यार्थियों में उत्साह पैदा होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, समाज और घर में उत्तम संबंध स्थापित होते हैं, लेकिन समय की बचत करना ये क्षेत्राटन विधि के गुणों में नहीं आता है। अतः 25वें प्रश्न में आपके 4th विकल्प सही रहेगा। तो ये कंप्लीट आपका पेपर नंबर 55 हुआ साथियों। 45 टेस्ट अभी आपके टीचिंग मेथड के आना और बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा साथियों। और इसके बाद में आपके SST का टेस्ट आ रहा है, बहुत ही क्वालिटी वाला, ठीक है, इसके बाद वाला टेस्ट।